हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस का एनसीईआरटी और डाउट कैप्सूल। आज एनसीईआरटी का बहुत जोरदार कंसेप्ट है। मेरे को पता है ये आने पर आप छोड़ के ही आ जाते हैं, क्योंकि इतने तो आप नहीं गए होगे इसके कंसेप्ट के ओरिएंटेशन के बारे में। तो कंसेप्ट है पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, एक नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं मैं दिखाऊंगा आपको साथ साथ। तो मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखे हैं आपके लिए। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में इनका बिहेवियर क्या होता है, साथ में लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है, और अलाइनमेंट इफेक्ट क्या होता है। धुएं निकल गए, ठीक है ना, कि सर इतने से पैराग्राफ में इतनी सारी चीजें कवर्ड है। ठीक, जी हाँ। तो यही है एनसीईआरटी, जो आप छोड़ जाते हो वही हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि हाँ ये चीजें हैं, ये बच्चे छोड़ेंगे, ये सीख लो। तो सुनो, अब ये पढ़ोगे तो वही एनसीईआरटी में तो क्या है, नींद का बढ़िया डोज है, ठीक है ना। नहीं आ रही हो सुबह बिल्कुल फ्रेश उठे, ये पैराग्राफ पढ़ लो, मस्त नींद आएगी, ठीक है ना, बिल्कुल जबरदस्त। तो इस चीज को मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलराइजेशन और ये सारी चीजें कैसे इफेक्ट करती हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, और टेम्परेचर का क्या रोल है। इस पे बेस्ड असर्शन रीजन मैंने रखा हुआ था अपना मास्टर शीट के अंदर, वो चीज भी यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। साथ साथ में डाइलेक्ट्रिक के ऊपर बेस्ड एक मैच द कॉलम था जो मोस्टली डाउट के अंदर था स्टूडेंट के, वो भी क्लियर हो जाएगा। और एक हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्व एग्जांपल है जिसमें हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ कैपेसिटेंस देखने जा रहे हैं, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। तो पहले पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। देखो, पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है। नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो एक साथ बॉन्डेड होता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इसके अंदर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ टाइटली बाउंडेड है, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो है। तो ऐसे टाइप के डायपोल्स कहलाते हैं नॉन पोलर डायपोल, जिनका सेल्फ डायपोल मोमेंट जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह पेयर्ड होते हैं और कोई भी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, पॉइंट नोट करना। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ बॉन्डेड है, ठीक है ना, और इसका इंडिविजुअली कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने ईगो जीरो कर रखा है। इसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट भी जीरो है, तो नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो है। तो मैं यहां पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी जा रहा हूं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बने होते हैं ऐसे मटेरियल के जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ बॉन्डेड होते हैं। इनका सेल्फ डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो डायपोल मोमेंट इनका जीरो होता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ बॉन्डेड है। जैसे एच एच का डायपोल आप समझ गए, जीरो ही होगा। तो एग्जांपल भी लिख देता हूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो। तो ये कहलाते हैं नॉन पोलर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रहे तो इन नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट जीरो रहता है, क्योंकि इनके अंदर डायपोल ही नहीं होता, ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, ये पूरा मैं क्लियर करके लिख रहा हूं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा और इसका नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा, ठीक है ना। अब तो हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक की। मैं यहां थोड़ी सी स्पेस छोड़ दे रहा हूं ताकि कुछ और पॉइंट एक्सप्लेन कर लूं। पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन होता है। अब पोलर वो हो गया जिसके पास अपना इंडिविजुअल डायपोल होता है, जैसे HCl ले लो, जैसे आप और भी कोई पोलर मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है ना, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग डिस्प्लेस होंगे, H पे डेल्टा पॉजिटिव, Cl पे डेल्टा माइनस। केमिस्ट्री समझाना इसको ज्यादा आसान है। तो पोलर वो होगा जिसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, नॉन जीरो होगा। तो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट इसमें नॉन जीरो होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेस्ड होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक का। डायग्राम में दिखाऊं मैं, तो इसका अपना एक डायपोल है, ये हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इसका डायपोल हो गया। तो इंडिविजुअल डायपोल जीरो नहीं है, बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, ठीक है ना, तो ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन नेट डायपोल मोमेंट इनका जीरो है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं पर आपके में पूछा गया सवाल है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर और नॉन पोलर में से किसका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो पोलर का इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है, नॉन पोलर का जो होता है वो जीरो होता है। अब बात करते हैं नेट डायपोल। शब्दों को ध्यान से सुनना है, इंडिविजुअल की भी बात चल रही है, नेट की भी बात चल रही है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो ही होता है क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं।
और इसका नेट डायपोल मोमेंट डायपोल होते हुए भी जीरो होता है क्योंकि रैंडम ओरिएंटेशन होता है। तो ये पहला कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं P इंडिविजुअल इज नॉन जीरो बट P नेट इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में ये चीज जीरो होती है। बहुत से बच्चे मेरे से ये कह रहे थे एनसीईआरटी का ये जो डाउट कैप्सूल है इसका पीडीएफ नहीं दिया। हर चीज का पीडीएफ इकट्ठा करके करोगे क्या? ठीक है ना, एनसीईआरटी तुम्हारे घर में बरसों से पड़ी हुई है, धूल खा रही है, झांक के देखो यार उसको। तो ये पढ़ो, इसके बाद एनसीईआरटी का लास्ट में जो है ना, मैंने जानबूझ के नहीं दिया, मैंने कहा कुछ तो मेहनत कराओ इनसे। तो एनसीईआरटी का जो लास्ट में अपना समरी वाला पॉइंट है वो भी पढ़ो। तो जो धूल खा रही है थोड़ी धूल झाड़ो और उसको पढ़ाई करो, तब सिलेक्शन होगा। ये नहीं हर चीज की पीडीएफ इकट्ठी करे चले जा रहे हैं। इकट्ठी करके क्या करोगे? रद्दी का टोकरा बनाओगे फिर बेचोगे। ठीक है ना, 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे उसके, फायदा क्या? बेहतर है डॉक्टर बन जाओ। ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करो और चीजें प्रॉपर तरीके से करो। तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्यों जीरो है? ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो दो चीजें यहां पर क्लियर, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसमें क्या होता है, पॉजिटिव अलग जाता है, नेगेटिव अलग जाता है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल नहीं हिल रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं। शब्द ध्यान से सुनना है, जैसे H और H है तो उसमें पॉजिटिव अलग चला जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव अलग चला जाएगा। ठीक है ना, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट नहीं होगा नॉन पोलर के अंदर। बट पोलर में क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल डायपोल है जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड चालू करते हैं तो वैसे ही, मैं यहां पर चालू करूं, तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड चालू करते हैं वैसे ही इन सेल्फ डायपोल्स पर टॉर्क लगती है। टॉर्क के कारण इनका ओरिएंटेशन चेंज होता है। समझ रहे हो आप? तो टॉर्क के कारण इनका ओरिएंटेशन चेंज होता है। इस इफेक्ट को हम ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं। जितना ओरिएंटेशन इस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा इसका नेट डायपोल उतना ज्यादा होगा। इसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है, इसमें बस खाली डिस्प्लेसमेंट होता है, पॉजिटिव का इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव का इन द अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा शब्द क्लियर करना है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डिस्प्लेसमेंट अकर। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अकर, ये मैं अभी सब यहां दिखा दूंगा कहां लिखा हुआ है। और यहां पर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ओरिएंटेशन अकर। ठीक है, डायपोल जो होते हैं टॉर्क के कारण घूम जाते हैं, ओरिएंटेशन अकर। तो ये दो चीजें यहां पर मेन इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस से, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, उसका तो बेचारी का सब कुछ ही सुहा है, किसका? नॉन पोलर वाले का। उसके अंदर कोई सेल्फ डायपोल ही नहीं होते। सेल्फ डायपोल ही नहीं होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या नहीं लगाओ उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट जिसमें होते हैं वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाते। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट इनका जीरो हो जाता है। अब जब हम फील्ड लगाते हैं तो इसमें अलाइनमेंट इफेक्ट नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आता है। पॉजिटिव डिस्प्लेस हो जाता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव उल्टा। ठीक है ना, हाँ। बट जो ये अपना पोलर वाला है इसमें अलाइनमेंट इफेक्ट आता है, ये डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। बताओ इतना पता था क्या आपको? तो ये अलाइन हो जाते हैं इसके डायरेक्शन में। अब क्या होता है, अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन को। ठीक है ना, तो जब ये इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं तो अलाइन होने के बाद हम इनके एक्सटर्नल बाउंड्रीज के अंदर नेट फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर की तरफ अलाइंड हो गए। ठीक है ना, मैं एक डायग्राम अगले पेज पर ले रहा हूं, तो ये डायग्राम आप यहां पर देखें तो मजेदार खेल है, मजे भी आएंगे। तो मान लो अब चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, एक में अलाइनमेंट इफेक्ट से डायपोल आया और एक में ओरिएंटेशन इफेक्ट से डायपोल आया। देख रहे हो ना? तो कुल मिलाकर के डायपोल तब आया जब हमने एक्सटर्नल फील्ड को स्विच ऑन किया। नेट डायपोल की बात चल रही है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड हमने स्विच ऑन किया, तब जाकर के हमारे पास नेट डायपोल आया। खेल आगे। अब ये जो नेट डायपोल आया है इसमें आप ये देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट जीरो होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नेट जीरो होगा। मैं यहां पर एक डॉटेड पाथ बना रहा हूं, ये डॉटेड पाथ के अंदर नेट चार्ज आप देख रहे हो, ये नेट चार्ज हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है ना, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमेशा जीरो मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ हेड टू टेल अटैच्ड है, कैंसिल कर देंगे। बट ये जो पॉजिटिव है जो इस सरफेस की बाउंड्री पर है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो यहां पर इंटर्न इसके कारण एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन।
और ये इसके सरफेस पर आता है, पूरे वॉल्यूम में नहीं आता, ठीक है ना। वॉल्यूम ये भी कंसेप्चुअल है, पूछा जा सकता है, पूरे वॉल्यूम में नहीं आता, सिर्फ इसके सरफेस पर आता है, इसलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी ले ली, या चार्ज हमने क्यू पी ले लिया, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। और इधर जो आ गया वो आ गया नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से, टेल की वजह से, और यहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा पी ले ली। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ईपी आता है, इस ईपी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ गया मेरी बात। तो ये चीज अपने कंडक्टर से थोड़ी अलग होती है। कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव भाग जाता है पूरा, नेगेटिव इधर भाग जाता है, जबकि डायपोल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। डायपोल में अलाइनमेंट इफेक्ट होता है। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर और डायपोल में, बहुत ज्यादा गहरा था, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो ये हो जाएगी ई माइनस ईपी, ठीक है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम डिफाइन करें तो ये हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय ई माइनस ईपी। समझ गए, ई यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, अब आगे ना शब्द, जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन मतलब जितना अलाइनमेंट इफेक्ट ज्यादा होगा, जितने ज्यादा डायपोल घूमेंगे उतना ही ईपी ज्यादा होगा, ठीक है ना। जितना ईपी, मैं लिख दूं नहीं तो भूल जाऊंगा, तो जितना अलाइनमेंट इफेक्ट ज्यादा होगा तो मोर इज द अलाइनमेंट इफेक्ट, या मोर इज द अलाइनमेंट, लार्ज इज द वैल्यू ऑफ ईपी। तो ईपी उतना ज्यादा होगा, जितना ईपी ज्यादा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आप देख रहे हो जितना ईपी ज्यादा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी कम होगी, ठीक है ना, ई नेट जितना कम होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। समझ गया आप मेरी बात। तो अब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में मैक्सिमम एक्सटेंट तक पोलराइजेशन होता है, पॉजिटिव इधर चला जाता है, नेगेटिव इधर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ईपी होता है ये ई के बराबर हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। उस सिचुएशन में ये जीरो हो जाता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का इनफाइनाइट हो जाता है। बोलो होता है या नहीं होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो उसमें कोई पोलराइजेशन ही नहीं होता, यानी फील्ड लगाओ चाहे नहीं लगाओ वो ऐसे ही रहेगा। ईपी की वैल्यू जीरो रहती है, ईपी की वैल्यू जीरो रहती है, इसका मतलब ई नेट जो होता है वो ई के बराबर होता है, और ये कट करके के की वैल्यू 1 दे देता है। तो इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और हमारा अपना जो कंडक्टर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट। खेल समझ आ गया। अब टेम्परेचर का क्या रोल रहता है, ठीक है ना। तो एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से अब दो बातें हैं, पोलर की बात चल रही है या नॉन पोलर की बात चल रही है, ठीक है ना। तो दोनों की बातें बताता हूं। तो पोलर में और नॉन पोलर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पोलर के अंदर क्या होता है, अलाइनमेंट इफेक्ट होता है, डायपोल घूमते हैं और उस तरफ आते हैं। तो जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हो थर्मल एनर्जी बढ़ती है और वो अपने रैंडम ओरिएंटेशन में आने की कोशिश करते हैं, यानी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही पोलर मॉलिक्यूल में अलाइनमेंट, ठीक है ना, डिस्टर्ब होगा। अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा तो ये जो ईपी है, ठीक है ना, रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से ईपी कम हो जाएगा। ईपी कम हो जाएगा तो ये जो डिफरेंस है ये बढ़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो ईपी कम होगा, ठीक है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, शब्द ध्यान देना है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाइनमेंट इफेक्ट डिक्रीजेस। अलाइनमेंट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, कम से कम डायपोल उधर तरफ जाते हैं, रैंडम ओरिएंटेशन में आना शुरू हो जाते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अगर हम उसकी बात करें तो ईपी की वैल्यू कम हो रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से ई माइनस ईपी है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। सिंपल वे रखूं तो जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कम होगा, अब देखो मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, तो जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कम होगा, अब एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन समझ गए ना, जितना ज्यादा डायपोल इधर तरफ है, जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कम होगा उतना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। इसलिए बोलते हैं पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सीधे शब्दों में बोल सकते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कम होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो होगा वो कम होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। टेम्परेचर कम करने से एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा होगी, बट पोलर के लिए, ठीक है ना, पोलर के लिए, क्योंकि उसी में ही अलाइनमेंट इफेक्ट होता है। नॉन पोलर, नॉन पोलर कहता है जी मेरे अंदर तो अलाइनमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, मैं तो घूमता ही नहीं, ठीक है ना, मैं तो बस खाली चार्जेस को डिस्प्लेस करा देता हूं। तो नॉन पोलर जो होता है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं, नो इफेक्ट, ठीक है ना, तो इसके अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं होता।
तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें कोई अलाइनमेंट इफेक्ट नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा खेल था जो डाइलेक्ट्रिक से एसोसिएटेड था। अब हम एनसीईआरटी के पॉइंट पर आ जाते हैं, पढ़ो भाई। नॉन पोलर क्लियर, पोलर क्लियर, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन क्लियर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर। अब एक एक पॉइंट। लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं? लीनियर उसको बोलते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट फील्ड के लाइन में होता है। तो फील्ड के लाइन में जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं लीनियर। आगे एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन पढ़ो, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर। डापोल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, and the external field tending to align the dipole within the field and thermal energy tending to disrupt it। देखो लिखा हुआ है ना, disrupt the alignment। तो पोलर के अंदर अगर हम बात करें तो अलाइनमेंट इफेक्ट डोमिनेट करता है, नॉन पोलर के अंदर होता ही नहीं, तो बेचारे के कोई सेहत पे फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा लास्ट पॉइंट पर आते हैं। बट जनरली द अलाइनमेंट इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल। तो मेरे ख्याल से ये जो छोटे छोटे से पॉइंट थे इनको ढूंढ ढूंढ करके मैंने एलैबोरेट कर दिया, सारी बातें क्लियर, ठीक है ना। तो एक बार वापस से फटाफट से समरी देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन पोलर तो निकम्मा होता है, ठीक है ना। पोलर बेचारा काम का होके भी कुछ नहीं काम का हो पाता क्योंकि नेट उसका जीरो हो जाता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नॉन पोलर में डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और पोलर के अंदर अलाइनमेंट इफेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया E बाय E नेट, और ये एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। जितना पोलराइजेशन ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो अलाइनमेंट इफेक्ट होता है इसके कारण डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, अलाइनमेंट उसका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, पोलराइजेशन कम होना शुरू हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। नॉन पोलर की सेहत पे कोई फर्क नहीं, वो निकम्मा का निकम्मा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा कंसेप्ट आपका टू द पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब एक मजेदार सर्शन रीजन है, आ जाओ उसका जवाब ढूंढते हैं। पढ़ो कितना आसान है, ठीक है ना। अब तो आप उड़ा के रख दोगे, फूक के रख दोगे। अब ये पोलर नॉन पोलर या इस तरीके की चीजें आई तो दिक्कत नहीं होगी। पढ़ो, if temperature is increased, dielectric constant of polar dielectric decreases, whereas non-polar does not changes significantly। आपको बड़ा ढूंढ के रखा है सवाल, तो इसलिए मैंने कहा मास्टर शीट के सवाल ऐसे ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ गए, इसलिए तो बोला 80% ऐसी थोड़ा ना बोल दिया कुछ भी कचरा उठा के रख दिया। 80% उसके अंदर मिलेगा। एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा कहां से? यही तो पूछेगा, ठीक है ना। जो आप छोड़ छोड़ के जाते हो वही सब करा देता हूं। तो देखो, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कम होगा। पोलर की बात चल रही है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कम होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। तो पोलर में टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो होगा वो कम होगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। और नॉन पोलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरीके से करेक्ट है। रीजन, the magnitude of dipole moment of individual polar molecule decreases significantly with increase in temperature। तो अब मेरे को ये बताओ, बात चल रही है इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल, क्या इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल का डापोल मोमेंट डिक्रीज करता है? नहीं करता, वो तो एज इट इज, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल डापोल मोमेंट H+ और Cl- का वो तो फिक्स्ड ही है, वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है, अलाइनमेंट इफेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंडिविजुअल डापोल मोमेंट नहीं चेंज, हाँ नेट चेंज करता है, इंडिविजुअल डापोल मोमेंट नहीं चेंज करता, बस अलाइनमेंट इफेक्ट के कारण नेट डापोल मोमेंट चेंज करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको इसकी समरी समझ आ गई होगी, ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है और ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। तो दोनों ही चीजें मैंने बता दी। अब ये क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब देखो, अब ये नेक्स्ट जो मैच द कॉलम है, गजब का मैच द कॉलम है, मोर देन वन चॉइस है, एक करेक्शन भी है, वो भी मैं साथ में करा दूंगा इसके अंदर, बट मैं पहले सिखा दूं फिर कराता हूं, ठीक है ना। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा जा रहा है, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का इसमें डाउट होगा, वर्क डन बाय द एजेंट, कंसेप्चुअल है पर जोरदार है, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं ABCD के हिसाब से ताकि टाइम बच जाए हमारा। ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड है, और ये डाइलेक्ट्रिक डी डिस्टेंस का इसके बीच में इंसर्ट कराया जा रहा है। एरिया डाइलेक्ट्रिक का ये है। कह रहे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हाइल बैटरी रिमेन्स अटैच्ड। तो बैटरी कनेक्टेड है और हम ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन होल्ड करेंगे वो देखने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट चेंजेस। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो हम इस फॉर्मूले से लिख लेते हैं V/D। डी जो है यहां पर भी उतना ही है, डी जो है यहां पर भी उतना ही है, V भी उतना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी, यानी इसका आंसर P तो नहीं होगा। आगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट चेंजेस। अब चार्ज के बारे में बात करने के लिए कैपेसिटेंस देख लेते हैं। नई कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक आने के बाद Kc हो जाएगी। तो नया चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा Kcv, यानी चार्ज जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये ऑप्शन होल्ड करेगा। एनर्जी स्टोर्ड, अब एनर्जी के बारे में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ CV², क्योंकि C चेंज कर रहा है इसलिए एनर्जी जो होगी वो भी चेंज करेगी, क्योंकि C बढ़ रहा है इसलिए एनर्जी भी बढ़ेगी।
यानी कि एनर्जी ऑन द स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस। तो इसका ऑप्शन क्यू हो गया, आर हो गया। आगे देखते हैं, वर्क डन बाय द एजेंट, ये सबसे खतरनाक खेल है। देखो एजेंट कहां वर्क डन कर रहा है, आप कहीं कहेंगे सब पता नहीं चला एजेंट आ कहां से गया, कूद गई भी पड़ता है, ठीक है ना, बिना बताया आ जाता है ये एजेंट। तो सुनो, जब हम डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि इसके अंदर पोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। यहां पर आ जाता है, क्योंकि ये फील्ड के अंदर आ रहा है ना, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहां आ जाएगा नेगेटिव। सर बड़े खिलाड़ी हो, ठीक है ना, ये समझा करके सारी चीजें एक साथ ही अलाइन कर दिया आपने। तो अलाइनमेंट इफेक्ट, ठीक है ना, आ जाओ चलो सीखते हैं। तो ये यहां पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया। अब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा, ये इसको अंदर अट्रैक्ट करेगी, तो इस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर की तरफ होती है। सही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अंदर है, यानी ये डायलेक्ट्रिक खुद अंदर जाना चाह रहा है। तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो एजेंट ने जो फोर्स लगा रखी है वो इधर की तरफ लगा रखी है। अब सोचो डायलेक्ट्रिक अंदर जा रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। एजेंट समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से, एजेंट की फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो एंगल 180 हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन बाय एजेंट इस सिचुएशन में हमारा पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव होगा। ये एक जबरदस्त कंसेप्चुअल था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ज्यादातर बच्चों का ये डाउट होगा। तो राइट आंसर ए का हो गया क्यू आर। तो ये ऑप्शन इसमें फिट हो गया। मैंने इसमें ज्यादा परेशान नहीं किया आपको, सर मोर देन वन चॉइस हमारे में नहीं आता। तो मैंने कौन सा आपके लिए बनाया, मैंने ये इसलिए बनाया सब एक साथ रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। ये थोड़ा सो ये नीट के अंदर तो कोई एक पॉइंट आ जाएगा इसका, आप अपना वहां पे करके चले होगे, यही मेरा एम है। तो ये मोर देन वन चॉइस मैंने इसलिए रखी है ताकि एक साथ एक ही प्रॉब्लम के अंदर आपके ऊपर ज्यादा लोड दिए बिना एक ही जगह पर सब रिवाइज करा दूं। तो ये मैंने क्रिएट किया था आपके लिए, ठीक है ना। आ जाओ अब दूसरे पर, रिमूवल ऑफ डायलेक्ट्रिक व्हाइल बैटरी इज नॉट प्रेजेंट। अब खेल ये है कि बैटरी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो पहले की कैपेसिटेंस, बैटरी प्रेजेंट नहीं है तो पहले तो चार्ज जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चार्ज ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, क्योंकि ना चार्ज आने का रास्ता है ना चार्ज जाने का रास्ता है। अब जब आप डायलेक्ट्रिक को खींचेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स तो अंदर लग रही है, आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो एजेंट का वर्क डन पहले ही निपटा दूं, एजेंट का वर्क डन हो गया पॉजिटिव। चलो वर्क डन बाय एजेंट इज पॉजिटिव, ये तो फिट हो गया। अब इस पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा गौर करो, ठीक है ना, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी थोड़ी देर में आता हूं, उससे पहले मैं आ जाऊं चार्ज प्रेजेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो चार्ज प्रेजेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर, ठीक। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है पहले के सी थी, सही है, और इसके निकलने के बाद ये कैपेसिटेंस हो जाएगी सी, यानी कैपेसिटेंस जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। समझ गए आप मेरी बात। अब हम बात करते हैं फील्ड की। तो पहले की जो फील्ड थी, ठीक है ना, अब फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो पहले की फील्ड थी क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट ए, सही है। बाद की जो फील्ड हो गई वो हो गई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो आप देख रहे हो फील्ड यहां पर चेंज कर गई डायलेक्ट्रिक निकलते ही। तो इस सिचुएशन में फील्ड जो है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है, बट ठीक है ना, फील्ड जो चेंज कर रही है वो डिक्रीज कर रही है। अब ऑप्शंस में जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ डायलेक्ट्रिक व्हाइल बैटरी इज नॉट प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, चार्ज चेंज नहीं कर रहा। एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है ना। तो सी कम हो गया, क्यों डायलेक्ट्रिक निकल गया ना, सी कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीज कर रही है। ऑप्शन भी फिट बैठ रहा है। तो ये नहीं है, ये है और ये वाला ऑप्शन मैंने बता ही दिया। तो इसका आंसर हो गया पी आर एस। मजेदार था ये भी। अब तीसरे बार आते हैं, स्लो डिक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। स्लो डिक्रीज अंडरलाइन करो, ये शब्द क्यों बोला गया एजेंट है ना, स्लोली डिक्रीज करा रहा है। स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्सेस बैलेंस्ड है। खतरनाक था सर ये तो स्लो डिक्रीज इन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट व्हाइल बैटरी इज अटैच्ड। तो बैटरी कनेक्टेड है, हम इसके सेपरेशन को स्लोली डिक्रीज करा रहे हैं हम, यानी एक्सटर्नल एजेंट। अब कोई डायलेक्ट्रिक पाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑब्वियसली अंदर की तरफ लगेगी और एजेंट अपना बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, सही है। तो वर्क डन जो एजेंट का होगा डब्ल्यू एजेंट, इसमें वो हो जाएगा भाई नेगेटिव, ठीक है ना। तो स्लो डिक्रीज में वर्क डन बाय एजेंट जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। ऐसे करके ढूंढे जाते हैं रिजल्ट। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब बात कर लेते हैं चार्ज की। जरा चेक करो, कैपेसिटेंस से शुरू करते हैं। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह मैंने एक्स लिखा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, सही है। अब चार्ज पे आते हैं। चार्ज का फॉर्मूला हो गया Q इक्वल्स टू सी वी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स इंटू वी। तो एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, यानी चार्ज चेंज करेगा।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स इंटू वी स्क्वायर। एक्स कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। एजेंट का वर्क डन मैंने आपको बता दिया, अब ऑप्शन मिला लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रहेगी बेचारी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया वी बाय एक्स। एक्स कम हो रहा है, वी कांस्टेंट है ना, एक्स कम हो रहा है तो फील्ड जो होगी वो बढ़ेगी। तो इसका अगर हम आंसर टिक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट चेंजेस, जी हाँ चेंजेस। चार्ज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट चेंजेस, तो अब चार्ज के बारे में आप क्या कहोगे, बिल्कुल चेंजेस, ये भी चेंज कर रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, नहीं एनर्जी हाँ इंक्रीजेस, तो ये भी होल्ड कर रहा है। वर्क डन बाय एजेंट इज पॉजिटिव, जी नहीं, वर्क डन इज नेगेटिव। तो तीन ऑप्शन इसमें पी क्यू आर वाले हमारे फिट बैठेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलते हैं लास्ट ऑप्शन पर। ये कह रहा है स्लो इंक्रीज इन सेपरेशन व्हाइल बैटरी इज नॉट अटैच्ड, ठीक है ना, इसी में करेक्शन है। तो अब हम सेपरेशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट काम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, बिल्कुल चेंजेस। चार्ज प्रेजेंट चेंजेस, बिल्कुल चेंजेस। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, नहीं जी डिक्रीजेस। वर्क डन बाय एजेंट इज पॉजिटिव, जी हाँ पॉजिटिव। तो यानी इसमें आंसर आएगा पी आएगा, पी आएगा और आर आएगा और एस आएगा। तो यहां पर बस ये करेक्शन करना है कि इसमें पी भी इंक्लूड करना है। तो जो बच्चे इसके लिए परेशान हो रहे थे अब ये क्लियर हो गया, इसका राइट आंसर होगा पी आर एस। ये मैंने इसमें करेक्शन करा दिया। तो मजेदार था, एक एक आपका कंसेप्ट इसमें डाउट वाला पूरी तरीके से क्लियर हो गया। डायलैक्ट्रिक में तो दिक्कत नहीं आनी। अब ये सवाल ये भी कई बच्चों ने पूछ रखा था मेरे से, तो मैंने कहा इसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो यहां पर हमें देख रहा है कि कैपेसिटेंस है 1 म्यू एफ का, मैक्सिमम वोल्टेज जो ये झेल सकता है वो है 6 किलो वोल्ट, एंड अनदर कैपेसिटर जो सीरीज में लगा है 3 म्यू एफ का, मैक्सिमम वोल्टेज 4 किलो वोल्ट। तो हमें पता करना है कंबाइंड सिस्टम का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा। देखो सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो आप इसका लिमिटिंग चार्ज निकाल लो। इसका लिमिटिंग चार्ज हो गया, ठीक है ना, Q इक्वल्स टू CV से 6, ये माइक्रो है ये किलो है, तो 6 मिली कूलम, समझ गए, 10 की पावर -3। इसका लिमिटिंग चार्ज निकाल लो 12 मिली कूलम। अब ये 6 मिली कूलम से ऊपर होते ही इसका बंटाधार हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और 12 से ऊपर होते ही ये गायब हो जाएगा। अब लगे भाई साहब दोनों सीरीज में और कोई भी फूटना नहीं चाहिए कैपेसिटर, बिल्कुल बल्ब वाली भाषा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम चार्ज को रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 मिली कूलम, मिल गया हमें। तो लिमिटिंग चार्ज, ठीक है ना, तो लिमिटिंग चार्ज इन सीरीज इज दैट चार्ज जिससे कोई भी कैपेसिटर बेकार ना हो, और वो हो गया मिनिमम वाला चार्ज विच इज 6 मिली कूलम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए जी ये वोल्टेज, तो हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 C2 बाय C1 प्लस C2, तो ये आ गया हमारा 3/4 माइक्रोफैराड। अब हमें चाहिए ये वोल्टेज, हमें लिमिटिंग चार्ज मिल चुका है, Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू V लगाया, 6 इंटू 10 की पावर -3, और यहां आ गया 3/4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V। तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा 8 किलो वोल्ट। तो ज्यादा से ज्यादा सीरीज में आप 8 किलो वोल्ट लगा सकते हो, इससे ज्यादा लगा दिया तो ये पहला वाला कैपेसिटर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये आबाद बर्बाद भी समझ आ गया। तो आज हमने खतरनाक तरीके का खेल खेल दिया, डायलैक्ट्रिक भी कर लिया, उससे एसोसिएटेड असर्शन रीजन भी देख लिया, मैच द कॉलम भी देख लिया, और कैपेसिटर फूटने वाले सवाल भी देख लिए। अब क्या करो, अब आप अच्छे से तैयारी करो, मिलेंगे हम लोग कल सुबह के लेक्चर के अंदर, और वापस से शुरू होगा आपका अगला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1, चार्ज और फील्ड उसके अंदर रहेगा। तब तक जम के पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच।